The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old but on building the new. मेरे दोस्तों, ये अल्फाज करीबन 2500 साल पहले कहे गए थे और आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी डीपनेस छुपी है। ऐसे अल्फाज को कहने के लिए हमें बहुत ही बड़ी जहानत की ज़रूरत होती है और ये अल्फाज हर कोई आम बंदा नहीं कह सकता। ये अल्फाज थे एक ऐसे शख्स के जिसने अपने उसूलों की खातिर अपनी जान दे दी मगर अपने उसूल नहीं बदले। एक ऐसा शख्स जिसने जन्म तो एक आम पत्थर तराश के घर में लिया था, लेकिन वो तब से लेकर आज तक लोगों की सोच बदलता आ रहा है। एक ऐसा शख्स जो कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फिलोसोफर था, जिसने वेस्टर्न फिलोसफी की फाउंडेशन रख दी और उसको वेस्टर्न फिलोसफी का फाउंडर भी कहा जाता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सुकरात था। तो आई होप आपने सुकरात के बारे में पहले ज़रूर पढ़ा होगा और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो आज की वीडियो में आप भी इसको जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुकरात की पूरी ज़िंदगी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, उसकी सोच, उसका वे ऑफ लाइफ, हर चीज़। तो पहले हम उसकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और बाद में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है यानी कि उसकी सोच, उसकी फिलॉसफी, उसकी थॉट प्रोसेस, हम उसको जानेंगे। तो सुकरात का जन्म करीबन 469 या 470 बीसी में यूनान के शहर एथेंस में हुआ था, एक आम पत्थर तराश के घर में। और इसकी माँ एक दाई हुआ करती थी। दोस्तों, सुकरात बचपन से ही बहुत क्यूरियस रहता था। उसको हर एक चीज़ पर सवाल उठाना पसंद था। वो हर एक चीज़ पे सवाल उठाता था। वो अपने बाप से पूछता कि बाबा, आप इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ इन पत्थरों में से कैसे निकाल लेते हैं? तो उसका बाप उसे कहता कि बेटा, तुम जब बड़ी हो जाओगे तब तुम खुद ही सीख जाओगे। लेकिन सुकरात जो था उसको हर जवाब अभी चाहिए होता था। तो वो बोल ही देता, नहीं बाबा, मुझे अभी बताएं, मैं कल का इंतज़ार नहीं कर सकता। तो उसका बाप उसे बताता कि बेटा, खूबसूरती तुम्हें पहले पत्थरों के अंदर देखनी पड़ती है और जब तुम हकीकत में उसे देख लोगे तब तुमको पता चल जाएगा कि मुझे पत्थर पे कहाँ पे कितनी जोर से और कितनी चोट लगानी है ताकि मैं इस खूबसूरत चीज़ को इसमें से आज़ाद करा पाऊँ। और सुकरात अपनी माँ से भी सवाल किया करता कि माँ, तुम अपना काम ये कैसे कर लेती हो? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं तो और कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ माँ की मदद करती हूँ बच्चे को आज़ाद कराने में। तो इसी सोच के चलते सुकरात के जहन में एक बात तो घर कर गई कि चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा पोशीदा छुपी हुई होती हैं और ये हम पर ही है कि हम उसे आज़ाद करा लें। कहा जाता है कि सुकरात ने 2 शादियां की थी और इसके 3 बच्चे थे। इसकी पहली बीवी का नाम था ज़ेंथिबी और दूसरी का नाम था माइटो। बहरहाल हमें ये नहीं पता कि पहली कौन थी, दूसरी कौन थी। और सुकरात के बारे में हमारे पास जो भी मालूमात है, हमें जो भी जानने को मिलता है, वो बहुत ही लिमिटेड मालूमात है और ये हम इंटरनेट से ही डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करते हैं। तो उसमें से किसी पॉइंट को भी इतना सीरियस मत लीजिएगा। दोस्तों, सुकरात के बारे में जो भी लिखा गया है, उसकी फिलॉसफी, उसकी लाइफ, वो सब सुकरात ने खुद कभी नहीं लिखी। हालांकि सुकरात ने अपनी जरी सी भी कोई टीचिंग्स या कोई किताब नहीं लिखी। जो कुछ भी उसके बारे में लिखा गया है वो तो उसके शागिर्दों ने लिखा है, जैसे प्लेटो यानी कि अफलातून और जेनोफोन जैसे अजीम शागिर्द। दोस्तों, उस दौर में यूनानियों के देवता आसमानों पर रहा करते थे और सुकरात जो था वो सवालों का मारा, वो उन पर भी सवाल उठा देता था। और उस दौर में देवताओं पे सवाल उठाना या बुजुर्गों के कहे गए अल्फाज पे सवाल उठाना यानी कि मौत को दावत देना होता था। और सुकरात जो था वो खुद पर काबू नहीं रख सकता था, तो वो उन पर भी सवाल उठा देता था। और सुकरात के इसी मिजाज ने उसको आखिरकार जहर के प्याले तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, सुकरात की जहमत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो हमेशा ये कहता फिरता था कि लोगों, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं ही सबसे जाहिल हूँ। तो ये बात कहने के लिए, इसकी गहराई को जानने के लिए हमें बहुत बड़ी जहानत की ज़रूरत होती है। और जबकि ये बात 2500 साल पहले कही गई थी, तो आप सोच सकते हैं कि उस दौर में इस बंदे के पास कितनी जहानत रही होगी, ये कितना दानिशमंद रहा होगा। बहरहाल सुकरात का बाप तो ये जान चुका था कि सुकरात एक अच्छा पत्थर तराश नहीं बन सकता और इसीलिए सुकरात शुरू में तो अपने सिपाही के फराइज सर अंजाम देता है। वो एथेनियंस के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ता है और जबकि इसकी दिल उन चीज़ों में ज़्यादातर नहीं लगती थी। इसकी दिल तो लोगों में थी, लोगों को जानने में, उनसे गुफ्तगू करने में, उनसे सवाल करने में और जानने में सिर्फ इसकी ज़्यादा दिल हुआ करती थी।
और सुकरात ने अपने सिपाही के फराइज बहुत ही बहादुरी से सरअंजाम दिए थे। ये बहुत ही बहादुर सिपाही रहा था अपने वक्त का। दोस्तों, सुकरात ने अपने वक्त के दौरान बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर लिया था और उनमें से ज़्यादातर तो एथेंस की यंग जनरेशन शामिल थी। सुकरात ने कभी भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने नहीं चाहे थे, वो तो इसके फॉलोअर्स खुद ब खुद इसके पीछे आ गए थे। ये बात हमें कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि सुकरात की शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई होती थी, उसकी नाक चिपटी और ऊपर की तरफ उठी हुई होती थी, उसका पेट बड़ा होता था, वो अपनी ज़्यादा सफाई भी नहीं रखता था, वो कभी कभी नहाता और उसका लिबास भी एक मखसूस ही था जो वो हमेशा पहने रखता था। और इस सब की वजह से उसके माशरे वाले उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन सुकरात उसको इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका मानना था कि हमें मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स के बजाय इंसान की सोच को प्रिफर करना चाहिए। सुकरात हर चीज़ पे सवाल उठाने के साथ साथ बहुत चीज़ों पे तंज भी किया करता था। जैसे कि उस दौर में पहली जो जमहूरियत थी वो एथेंस में ही राज थी, तो सुकरात को एथेंस की जमहूरियत भी पसंद नहीं थी। इसका मिसाल आप ऐसे लगा सकते हैं कि सुकरात ने एक बार पूछा कि अगर किसी जहाज में किसी कैप्टन की ज़रूरत हो तो क्या उस कैप्टन का इंतखाब आम लोगों की वोटिंग के जरिए हो सकता है? तो उसका सरासर जवाब है नहीं, क्योंकि उसका इंतखाब एक्सपर्ट कैप्टन ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको ही नॉलेज है उसके बारे में, तो वो ही इंतखाब करेंगे कि कौन बेहतर रहेगा कैप्टन की सीट पर। तो इसी तरह जमहूरियत भी एक ऐसा ही फन है जो हम एजुकेट हुए बगैर, सीखे बगैर नहीं हर किसी के हाथ में दे सकते। तो हमने बहुत जगहों पर देखा है कि सुकरात जमहूरियत के खिलाफ था, लेकिन सुकरात सिर्फ जमहूरियत की इस टाइप पे एग्री नहीं किया करता था। वो कहता था कि जमहूरियत तो सही है, लेकिन उसको सीखे बगैर हम हर किसी के हाथ में नहीं दे सकते। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एथेनियंस के बहुत बड़े दुश्मन स्पार्टन्स, उनसे एथेनियंस की बहुत बुरी एक हार हो जाती है, और अब एथेंस का जो उस दौर में दबदबा था वो तो मिट्टी में ही मिल जाता है। तो अब वो उसका जिम्मेदार तो किसी न किसी को ठहराएंगे ही। तो उनको एक मुर्गा मिल गया, सुकरात। तो वो सुकरात को कहते हैं कि तुमने हमारी यूथ की सोच खराब कर रखी है, तुम्हारी ही टीचिंग्स की वजह से इनकी सोच बदली है और तभी हम ये जंग हार चुके हैं। और एक तो ये जवाब था और दूसरा था मजहबी बेहुरमती। इन दोनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते एथेंस की सरकार सुकरात को सुनवाई पे बुलाती है, और ये सुनवाई सिर्फ एक ही दिन की थी, और इसी सुनवाई के दौरान सुकरात की जिंदगी और मौत का फैसला होना था। और सुनवाई में 500 लोगों की जूरी होती है, जिसमें से 220 लोग सुकरात के हक में होते हैं और जबकि 280 लोग सुकरात के हक में नहीं होते। और अब कानून के मुताबिक सुकरात गुनहगार था और अब इसको सजा मिलनी थी। इसको मौत की सजा सुनाई गई और इससे पूछा गया कि बताओ तुम कैसे मरना पसंद करोगे। और इससे पहले अगर हम थोड़ा जान लें कि सुकरात ने इस पूरे मुकदमे के दौरान, इस पूरी सुनवाई के दौरान अपने खिलाफ दलाइल सुनने के बावजूद भी खुद का दिफा नहीं किया। उसने उस वक्त भी, जब उसके पास बहुत ही कीमती वक्त था, उसने उस वक्त भी उन पे तंज किया कि ये जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो क्या ये दुरुस्त भी है, लेकिन उसने अपना दिफा नहीं किया। और इसी तरह सुकरात को सजा तो मिल जाती है और सुकरात कहता है कि मैं सरकार के खर्च पर डिनर करना पसंद करूंगा। मतलब कि सुकरात ने उस वक्त एक सबसे खतरनाक जहर हेमलॉक से मरने का इंतखाब कर लिया था, और उस दिन सुकरात को काल कोठरी में डाला गया और दूसरे दिन इसको सजा मिलनी थी। दोस्तों, सुकरात के चाहने वाले और उसके फॉलोअर्स वहाँ के पहरेदारों को रिश्वत देकर सुकरात को वहाँ से भगाने का प्लान करते हैं, लेकिन सुकरात ने उस चीज़ पर मना कर दिया, ये कहते हुए कि देखो, जब मैं अपने ही शहर में खामोश नहीं रह सकता तो मैं दूसरे किसी शहर में क्या ही खामोश रहूँगा, और इसलिए मुझे अपने उसूलों की खातिर मर जाने दो। मुझे एथेंस ने कानून के मुताबिक सजा दी है और मैं इसे खुशी से कबूल करूँगा। और सुकरात के ये अल्फाज उसके फॉलोअर्स और उसके चाहने वालों को बहुत ही मायूस कर देते हैं, क्योंकि उनका अजीम उस्ताद जा रहा था। और दूसरे दिन जब उसका आखिरी दिन था तो उसने जेलर को कहा कि जहर का प्याला लाओ। दोस्तों, अफलातून लिखते हैं कि जब सुकरात ने उस जहर के प्याले को अपने होंठों से लगाया तो उसके हाथों में जर्रा सी भी लर्जिश नहीं थी। तो यही होती है एक सच्चे इंसान की निशानी। और सुकरात बिना किसी देरी के, बिना किसी हेजिटेशन के उस जहर को पी गए और बाद में टहलने लगे। और कुछ देर टहलने के बाद जब जहर ने अपना असर शुरू किया तब वो चद्दर ओढ़कर लेट गए
और जहर पूरे जिस्म पर धीरे धीरे से असर करता गया और उसका जिस्म सुन्न होने लगा। और जब उस जहर का असर गले तक पहुंच गया, उसी वक्त सुकरात प्लेटो को कहते हैं, यानी कि अफलातून को कहते हैं कि देखो वो मुर्गी का उधार जो हमने लिया था वो चुका देना। तो प्लेटो कहते हैं उस्ताद कोई और हुक्म कीजिए, ये तो मैं कर दूंगा। लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त तक सुकरात एक गहरी नींद में जा चुके थे। तो ये थी एक अजीम फिलोसोफर की डेथ। इसको हम एक फोर्स्ड सुसाइड कह सकते हैं, यानी कि किसी को जबरदस्ती आपघात कराना। दोस्तों सुकरात ने करीबन 71 साल की लंबी उम्र पाई थी और इस तवील अरसे के दौरान इसने पूरे दौर को बदल के रख दिया। तो अब हम सुकरात की कुछ कोट्स पे नजर डालेंगे। दोस्तों एक सुकरात का जो सबसे अहम, सबसे बड़ा कॉल था जिसपे सुकरात ने अपनी पूरी जिंदगी बसर कर दी, वो ये था, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। तो इसका मतलब तो बहुत गहरा है। हालांकि मैं इसका तर्जुमा तो कर रहा हूँ, मैं इसको समझ रहा हूँ अपने हिसाब से, लेकिन शायद मैं इसको उतनी गहरी तरह से ना भी समझ पाऊँ जितनी गहरी सोच से सुकरात ने खुद ये कहा था कि हकीकी दानिशमंदी तब ही है जब आप ये जान लें कि आप कुछ भी नहीं जानते। तो दोस्तों ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, जब हमको ये बात रियलाइज हो जाएगी तभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब हमें दानिशमंदी आ रही है। दोस्तों अगर हम इसका खुलासा करें तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको मिसाल देकर समझते हैं कि हम जो भी चीज़ जानते हैं वो हम किस तरह जानते हैं, हमारे हवास की मदद से। सही है, मतलब कि हमारे जो हवास हैं हम उनकी मदद से दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं और उनके ही बेसिस पे हमारे जहन में नॉलेज आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, और तभी हम कहते हैं कि हाँ मुझे ये पता है कि मतलब क्या कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज़ किस टाइप की है। और जबकि हमारे जो हवास हैं वो तो बहुत ही महदूद हैं, वो तो किसी चीज़ को पूरा देख ही नहीं रहे, वो सिर्फ उसके फ्रेगमेंट्स को देख रहे हैं किसी भी चीज़ के। तो जो चीज़ हम फ्रेगमेंट्स में जान रहे हैं तो हम वो कैसे कह सकते हैं कि हमें ये पता है, वो सिर्फ हमें उसका फ्रेगमेंट ही पता है। तो इस जानने को जानना नहीं कहते। आप तो इस तरह कुछ भी नहीं जानते। तो आज तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन, हमने जो कुछ भी जाना है वो हमने अपने इन हवासों की मदद से जाना है। तो हमारे हवास जो कि लिमिटेड हैं, महदूद हैं, तो वो किसी चीज़ को पूरा या मुकम्मल नहीं देख सकते, वो तो सिर्फ फ्रेगमेंट ही देखते हैं। तो हम मतलब कि कुछ भी नहीं जानते, हम फ्रेगमेंट्स में ही जानते हैं चीज़ों को, और उसके बावजूद भी हम कहते फिरते हैं कि हाँ मुझे पता है। दोस्तों सुकरात का एक अपना ही यूनिक टीचिंग स्टाइल था जिसको सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। सोक्रेटिक मेथड में ये किया जाता था कि जब भी कोई शागिर्द सुकरात से सवाल करता था या कोई भी जब सुकरात से सवाल करता था तो सुकरात उसका डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट जवाब दिए बगैर वो उस सवाल के मुतालिक और भी उनसे गहरे सवाल किया करता था और उस सवाल के तहत और भी सवाल करते जाता था, और तब तक ये सवाल करता था जब वो बंदा, सवाल पूछने वाला, खुद ही अपनी अंडरस्टैंडिंग तक ना पहुंच जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है इस तरह से पढ़ाना। इसमें हम कभी भी इंफॉर्मेशन पास आउट नहीं करते, हम दूसरे को सोचना सिखाते हैं। और सुकरात का एक कॉल भी है अपना इसी बात पे कि आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। तो अगर हम एजुकेशन में किसी को सोचना नहीं सिखा रहे तो वो एजुकेशन सिर्फ हम ट्रेनिंग बोल सकते हैं, वो एजुकेशन नहीं हुई। एजुकेशन में तो सोच बदली जाती है, और जब हम सोच ही नहीं बदल रहे, सिर्फ किसी को कुछ चीज़ रटाए जा रहे हैं कि यही सही है, यही पढ़ते रहो, इसी से तुम्हें मार्क्स हासिल करनी है, यही तुम्हें कामयाब करेगी, तो वो हम उसकी सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इस तरह एक गधे में और एक इस तरह से पढ़ने वाले में कोई फर्क नहीं रहता। दोस्तों हमने जो कॉल पढ़ा था सुकरात का कि उसने कहा कि द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग, तो इससे मिलता जुलता एक और कॉल है जो कि दरअसल सुकरात का तो नहीं है, जो एक इंडियन फिलोसोफर जे कृष्णमूर्ति जी का है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना अगला वीडियो जे कृष्णमूर्ति जी पर ही लाऊं। तो वो कॉल कुछ इस तरह से है कि वो कहते हैं, A prejudiced mind burdened with conclusions and beliefs cannot see।
तो उसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि एक तासुब वाला जहन जो नताइज से और अकीदों से भरा होता है वो देख नहीं सकता, वो कुछ नया नहीं जान सकता। मतलब कि अगर हम किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं, हम बोल रहे हैं कि मुझे पता है, और जबकि हमें नहीं पता, वो हमें सिर्फ उसका फ्रेगमेंट ही पता है, हमने उसे अपने लिमिटेड हवास की मदद से समझा है, और हम किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं और बाद में हम उसी नतीजे को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हाँ यही सही है। तो वो जहन जो है वो किसी और का जब ओपिनियन सुनेगा तो वो उससे तकरार में आ जाएगा। हाँ, तो इसी को ही तासुब वाला जहन बोलते हैं। वो दूसरों से तासुब करेगा कि ये गलत है, मैं ही सही हूँ, इस तरह से। तो जो जहन नतीजों तक पहुंच चुका है और जो जहन अकीदों में ही जी रहा है, चीज़ों को कॉमन सेंस से देख नहीं रहा कि हम सिर्फ फ्रेगमेंट्स में जान रहे हैं, वो उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहा, तो वो जहन सिर्फ हम बोल सकते हैं कि एक ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है, वो हकीकत में किसी भी चीज़ को नहीं देख सकता। तो इसी तरह से हमें जानना होता है कि ये जो चीज़ आज है कल वो कुछ और भी हो सकती है। फर्ज कीजिए कि आज हमने सेल के बारे में थोड़ा जाना, फर्ज कीजिए कि सेल जो होता है उसके बारे में आज हमने जाना, और सेल की डिस्कवरी कुछ ही दिन पहले हुई है, सही है। और अब हम बोल रहे हैं कि हाँ मुझे सेल के बारे में सब कुछ पता है, और अब मैं ये हिलोरा पीटता चलूँ कि हाँ मुझे सेल के बारे में पता है। और कल जब और कोई सेल पे न्यू डिस्कवरी हो और सेल के बारे में कुछ और भी जानने को मिले और उसकी कोई डेफिनेशन ही चेंज हो जाए, तब हम क्या करेंगे? तो इस तरह से हमें किसी भी चीज को पकड़ के नहीं बैठना है, हमें एक बच्चे की तरह क्यूरियस रहना है, सवाल पूछते रहना है, तभी हम हर रोज नई चीज जान पाएंगे, तभी हमारे लिए हर दिन नए दिन की तरह होगा, और उसी जानने को हम जानना कह सकते हैं। और जो मैं ये एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ ये तो मैं अपने ही अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे दे रहा हूँ। ये कॉल जो हकीकत में जिन्होंने कहे थे उन्होंने शायद और भी गहराई से इन्हें कहे हों, और शायद मैं भी उन्हें ना समझ पाया हूँ, ये भी हो सकता है। और इसी तरह से हमें चीज़ों को ज़रा ज़रा करके समझना तो है ही। बहरहाल हर एक की अपनी सोच होती है, जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, तो हर किसी की सोच किसी और से मुकम्मल 100% नहीं मिल सकती। तो इस बात को हमें रियलाइज करना होगा, और तभी हम सही तरह से जी पाएंगे। और इसी बात पे सुकरात का एक और कॉल भी आता है, तो वो कहते हैं कि an unexamined life isn't worth living। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।